द स्मार्ट स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राम बाबू प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लैंगिक जनन। पिछली कक्षा में हमने अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा की और अलैंगिक जनन की विभिन्न प्रकार की विधियों का वर्णन किया, जिसमें से हमने सबसे पहले विखंडन के बारे में पढ़ा, फिर विखंडन में हम द्विखंडन पढ़े, द्विखंडन के पश्चात हमने बहुखंडन के बारे में जाना और उसके पश्चात पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन तथा बीजाणु समासंग जैसी विधियों का वर्णन किया और समझा। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लैंगिक जनन। क्या नाम है? लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन क्या होता है। जब हमने अलैंगिक जनन की बात की थी तो हमें ये पता चला कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव संतति उत्पन्न करता है, अर्थात एकल जीव की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर लैंगिक जनन में क्या करना होगा? लैंगिक जनन में हमें एक साथ दो लिंगों की आवश्यकता होगी। कितने लिंगों की आवश्यकता होगी? दो। अर्थात ऐसी जनन प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। और ये जो विपरीत लिंग होते हैं इनमें एक तो नर तथा एक मादा जनन अंग होते हैं। इनकी सहायता से यहाँ पर लैंगिक जनन होता है। तो हम सबसे पहले लैंगिक जनन की परिभाषा से शुरुआत करते हैं। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन से हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, लैंगिक जनन की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा जनन जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए नर तथा मादा दो लिंगों की आवश्यकता होती है। दो लिंगों की आवश्यकता होती है। कितने लिंगों की आवश्यकता होती है? दो लिंगों की आवश्यकता होती है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। और हम देखते हैं कि लैंगिक जनन के लिए कितने लिंगों की आवश्यकता होती है? दो लिंगों की आवश्यकता होती है। कितने लिंगों की आवश्यकता होती है? दो लिंगों की आवश्यकता होती है। और प्रत्येक लिंग में दो अलग अलग जनन कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? दो जनन कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन स्टार लगा के लिख देता हूं कि नर तथा मादा में भिन्न भिन्न जनन कोशिकाएं पाई जाती है। जनन कोशिकाएं पाई जाती है। और ये अलग अलग जो जनन कोशिकाएं होती है इनका नाम क्या है? तो मैं इनका नाम लिख देता हूं आपके सामने। नर में पाई जाएगी नर युग्मक या नर जनन कोशिका। नर युग्मक या नर जनन कोशिका। इसी प्रकार मादा में उसे बोलेंगे मादा युग्मक। क्या बोलेंगे? मादा युग्मक या
मादा जनन कोशिका। देखिए, किसी भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए दो प्रकार की जनन कोशिका की आवश्यकता होती है। एक होती है नर युग्मक तथा दूसरी होती है मादा युग्मक। इनकी एक खास बात होती है कि जो मादा युग्मक होती है ये नर युग्मक से आकार में बड़ी होती है तथा इसमें भोजन के लिए पर्याप्त भंडार होते हैं, इसलिए इसको मादा युग्मक कहते हैं। जबकि नर युग्मक आकार में मादा युग्मक से छोटी होती है तथा यह एक गतिशील कोशिका है, इसलिए इसे हम नर युग्मक कहते हैं। दोनों की विशेषता यदि हम देखते हैं तो दोनों की विशेषता क्या हो जाएगी, देखिए हम स्टार लगा के लिखते हैं। पहली जनन कोशिका दूसरी से बड़ी तथा पर्याप्त भोजन के भंडार के रूप में पाई जाती है। मादा युग्मक कहलाती है तथा दूसरी जनन कोशिका पहली से सामान्यतः छोटी तथा अधिक गतिशील होती है। नर युग्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? नर युग्मक कहलाती है। देखिए, लैंगिक जनन प्रक्रिया के लिए दो प्रकार की जनन कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, एक नर जनन कोशिका तथा दूसरी मादा जनन कोशिका। जो मादा जनन कोशिका होती है वो नर जनन कोशिका से आकार में बड़ी होती है तथा उसमें भोजन के पर्याप्त भंडार होते हैं, जबकि नर युग्मक मादा युग्मक से आकार में छोटी होती है तथा यह एक गतिशील कोशिका होती है, जिसे हम नर युग्मक या नर जनन कोशिका कहते हैं। अब देखिए, जो लैंगिक जनन प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में इन जनन कोशिकाओं का विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है। तो एक लाइन और लिख देता हूं मैं यहाँ पे स्टार लगा के कि लैंगिक जनन के दौरान कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। पहला समसूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, लैंगिक जनन के दौरान कोशिकाओं का विभाजन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला समसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए, जो समसूत्री विभाजन है ये अधिकांशतः अलैंगिक जनन क्रिया में काम में आता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन क्रिया के दौरान काम में आता है।
यदि हम बात करें मानव की, तो मानव में समसूत्री विभाजन भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। सर्वप्रथम जब निषेचन क्रिया होती है उस दौरान मानव में समसूत्री विभाजन होता है, तथा संलयन के पश्चात जब निषेचन क्रिया हो जाती है उसके पश्चात गुणसूत्रों के विभाजन के रूप में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन की सहायता से ही जाइगोट का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर समसूत्री विभाजन की बात करते हैं। तो क्या होता है समसूत्री विभाजन? ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से कितनी रह जाती है? समान रहती है, तो उसे समसूत्री, सम यानी समान, अर्थात संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान रहती है, तो उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। जबकि यदि संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी हो जाती है या आधी रह जाती है, तो इस प्रकार के कोशिका विभाजन को हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले समसूत्री विभाजन। क्या पढ़ेंगे? समसूत्री विभाजन। मैंने आपको परिभाषा बता दी है, एक बार मैं इसको लिख भी देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, यदि संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से, जनक कोशिका से, जनक कोशिका के समान होती है, तो उसे समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन कहते हैं। जबकि बात करें यदि हम अर्धसूत्री विभाजन की, किसकी बात करें? अर्धसूत्री विभाजन, तो इसके दौरान क्या होगा? देखिए, यदि संतति कोशिका में, संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से, जनक कोशिका की आधी रह जाती है। कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है, तो उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कोशिका विभाजन की बात की, और कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान रहती है, इसलिए उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी रह जाती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। आगे हम देखते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। किसमें? पुष्पी
पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। किस प्रकार का जनन? लैंगिक जनन। तो देखिए, सबसे पहले हम पुष्पी पौधों की बात करते हैं कि पुष्पी पौधों में किस प्रकार से लैंगिक जनन क्रिया होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पुष्प वाले पौधे होते हैं, उन पुष्प वाले पौधों में कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें द्विलिंगी होते हैं, अर्थात उन्हें हम उभयलिंगी भी कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि यदि पुष्पी पौधों में कोई पौधा जिसमें केवल एक ही लिंग उपस्थित हो तो ऐसे पौधों को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जबकि यदि किसी पुष्प में दोनों लिंग, नर और मादा दोनों लिंग उपस्थित हो तो ऐसे पौधों को हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो सबसे पहली बात हमें यही ध्यान रखनी है कि देखिए, पुष्पी पौधों की बात करते हैं तो हम सबसे पहली बात ये लिखेंगे कि जीवों की भांति पादपों में भी दो प्रकार की जनक कोशिकाएं पाई जाती है। पहली नर जनन कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। जबकि दूसरी जो जनन कोशिका है वो है मादा जनन कोशिका। कौन सी कोशिका? मादा जनन कोशिका। और जो मादा जनन कोशिका होती है उसको हम बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। तो देखिए, जीवों की भांति पादपों में भी कितने प्रकार की जनन कोशिकाएं पाई जाती है? दो प्रकार की। एक तो नर जनन कोशिका जिसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। जबकि एक को दूसरी कौन सी होती है? मादा जनन कोशिका जिसे हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर। लेकिन यहाँ पर बात यह आती है कि क्या सभी पुष्पों में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं? क्या पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं या एक ही होता है? तो देखिए, जनन कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर हम पुष्प को भी दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? यदि किसी पुष्प में केवल एक ही लिंग उपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प कहेंगे। यदि किसी पुष्प में दोनों लिंग उपस्थित है, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित है, तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहेंगे? उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। तो देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, जनन कोशिकाओं के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। और ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है एक लिंगी पुष्प। कैसा पुष्प? एक लिंगी पुष्प। और इसके बारे में मैं शॉर्ट में लिख देता हूं आपके सामने। देखिए, इन पुष्पों में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक ही जनन कोशिका होती है।
देखिए एक लिंगी पुष्पों में क्या होता है कि इन पुष्पों में या तो पुंकेसर होता है या स्त्रीकेसर होता है। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे पुष्प जिनमें या तो पुंकेसर हो या फिर स्त्रीकेसर उपस्थित हो, दोनों में से कोई एक ही जनन कोशिका उपस्थित हो, ऐसे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। और ऐसे पुष्पों में से हम एक दो उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे एक लिंगी पुष्पों में हम लिख सकते हैं, जैसे पपीता तथा तरबूज, पपीता तथा तरबूज। इसी प्रकार से हम देखते हैं उभयलिंगी पुष्प। कैसे पुष्प? उभयलिंगी पुष्पों की बात करते हैं। तो उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं? देखिए इन पुष्पों में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। देखिए हमने पुष्पों के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा कि जीवों की भांति पादपों में भी दो प्रकार की जनन कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? नर जनन कोशिका जिसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। जबकि मादा जनन कोशिका जिसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर कहते हैं। उसी प्रकार से हमने जनन कोशिकाओं के आधार पर पुष्पों को भी दो भागों में बांट दिया। किस किस प्रकार के पुष्प होते हैं? एकलिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। जो एकलिंगी पुष्प होते हैं, नाम से पता चल रहा है एकलिंगी। एकलिंगी का मतलब है कि उसमें या तो पुंकेसर होगा या फिर स्त्रीकेसर होगा, दोनों में से कोई सा भी एक यदि जनन कोशिका उसमें उपस्थित है तो ऐसे पुष्प एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जबकि ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों ही उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले देखिए हम बात कर रहे हैं, बार बार हम पुंकेसर और स्त्रीकेसर की बात कर रहे हैं, तो हम अब पुंकेसर और स्त्रीकेसर के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? पुंकेसर और स्त्रीकेसर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पुंकेसर लिखता हूं यहाँ पर कि पुंकेसर क्या होता है। तो देखिए हम बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर, तो देख लेते हैं कि पुंकेसर क्या होता है और स्त्रीकेसर क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम पुंकेसर की परिभाषा लिखते हैं तो पुंकेसर की परिभाषा यहाँ पर हो जाएगी, पुष्पों में पाए जाने वाले नर जननांग। कैसे जननांग? नर जननांग पुंकेसर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुंकेसर कहलाते हैं। ध्यान रखना, पुष्पों में पाए जाने वाले नर जननांग क्या कहलाते हैं? पुंकेसर कहलाते हैं। आगे लिखना है, ये तंतुओं के द्वारा जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? पुष्प से जुड़े होते हैं। तथा अग्र सिरे पर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं, जो सामान्यतः पीले रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं? पीले रंग के होते हैं। जब भी आप अगर पुष्प को
स्पर्श करोगे तो देखोगे कि उस पर कुछ पीले रंग का पाउडर, हमें जैसे हम पुष्प को थोड़ा सा मसलने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि उससे हमारे हाथ में पीला पीले रंग का पाउडर लग जाता है। वो पीले रंग का पाउडर ही क्या है? परागकण है। क्या है? परागकण, जो निषेचन क्रिया में हिस्सा लेता है। अब आगे बात करते हैं हम, ये पुंकेसर आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं कि स्त्री केसर क्या होता है। इसकी बात करेंगे, स्त्री केसर की बात करते हैं कि स्त्री केसर क्या होता है। तो देखिए, पुष्पों में पाए जाने वाला नर जननांग पुंकेसर कहलाता है। उसी प्रकार पुष्पों में पाए जाने वाला मादा जननांग क्या कहलाएगा? स्त्री केसर कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, पुष्पों में पाए जाने वाले मादा जननांग स्त्री केसर कहलाते हैं। स्त्री केसर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्त्री केसर कहलाते हैं। और आगे इसमें लिखना है, ये 3 भागों से बने होते हैं। कितने भागों से बने होते हैं? 3 भागों से बने होते हैं। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? आगे देखते हैं। तो देखिए, पहला भाग, पहले भाग में हम बात करेंगे कि जब हम किसी पुष्प की संरचना को देखते हैं तो इसका जो ऊपर वाला भाग होता है, उस ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। तो हम यहां लिखेंगे कि स्त्री केसर का शीर्ष भाग, शीर्ष यानी सबसे ऊपर वाला भाग, तो यहां पर लिखेंगे कि स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। तथा मध्य में स्थित लंबा भाग वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। देखिए, किसी भी स्त्री केसर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, शीर्ष भाग यानी सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। तथा मध्य वाला जो लंबा भाग होता है, उसे हम वर्तिका कहते हैं। बात करते हैं कि जब हम पुष्प को संरचना को देखते हैं तो नीचे एक कठोर सी संरचना होती है, उभरा हुआ भाग होता है। उस उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। तो यहां पर लिखते हैं, स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ फूला भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजांड स्थित होते हैं। क्या स्थित होते हैं? जिसमें बीजांड स्थित होते हैं। तथा प्रत्येक बीजांड में एक क्या पाई जाती है? अंड कोशिका पाई जाती है। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
एक अंड कोशिका पाई जाती है जो पराग कणों से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करती है जिससे नए पौधे की उत्पत्ति होती है। देखिए, स्त्री केसर के भागों की बात करते हैं तो स्त्री केसर का जो शीर्ष भाग होता है उसमें तो क्या स्थित होता है, उसमें तो हमें वर्तिकाग्र मिलता है, जबकि मध्य भाग में जो लंबा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और जो स्त्री केसर के जो आधार में जो उभरा हुआ फूला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, जिसमें क्या स्थित होते हैं, बीजांड स्थित होते हैं। तथा प्रत्येक बीजांड में क्या होती है, एक अंड कोशिका पाई जाती है और ये अंड कोशिका किससे, पराग कणों से संलयित होकर किसका निर्माण करती है, युग्मनज का निर्माण करती है, जिससे नए पौधे की उत्पत्ति होती है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, आपके सामने एक चित्र दिख रहा है जिसका नाम है पुष्प। ये पुष्प की संरचना आपको दिख रही होगी, पुष्प की संरचना। इस पुष्प की संरचना में हम देखते हैं कि देखिए ये जो हरे रंग के आपको पत्तियां सी दिख रही है, इन पत्तियों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं, बाह्य दल। क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। और ये जो पंखुड़ियां दिख रही है इन्हें हम दल या फिर इसे हम सामान्य भाषा में पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंखुड़ी। आगे देखिए, इसके पश्चात यहाँ पर ये जो संरचना आपके सामने दिख रही है, देखिए ये जो लंबी सी संरचना आपको दिख रही है जो बिल्कुल आधार से शुरू हो रही है, इस आधार से शुरू हो रही है और यहाँ आकर ये इस प्रकार से संरचना बना रही है। इस संरचना को हम कहते हैं पराग नली। क्या कहते हैं, पराग नली। और यहाँ पर ये जो संरचना आपको दिख रही है, इस संरचना को कहा जाता है परागकण। क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो संरचना आपको दिख रही है चपटी सी, इस संरचना को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, इस संरचना को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। देखिए ये हो गया परागकण और इसे बोलेंगे हम परागनली, और ये हो जाएगा दल या पंखुड़ी, और ये हो जाएगा बाह्य दल। बाह्य दल, इस भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और देखिए ये जो लंबा वाला भाग आपको दिख रहा है, इस लंबे वाले भाग को हम कहते हैं वर्तिका। आपको मैंने अभी बताया था कि जो स्त्री केसर होता है, उस स्त्री केसर वाले भाग को
जो लंबा भाग होता है, मध्य भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और नीचे ये जो संरचना आपको दिख रही है, बिल्कुल उभरी हुई संरचना दिख रही है, इस संरचना को हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं इसे? अंडाशय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो संरचना आपको, ये जो संरचनाएं दिख रही है, ये किसकी है? पुंकेसर की संरचनाएं है। किसकी संरचनाएं है ये? पुंकेसर की। अर्थात परागकण, परागनली जो है पुंकेसर से मिलकर बनी होती है, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र ये किससे मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है स्त्री केसर से। किससे मिलकर बनी होती है? स्त्री केसर से मिलकर बनी होती है। और जो ये चौड़ी पंखुड़ियां होती है, इन्हें हम दल या पंखुड़ी कहते हैं। जबकि पुष्प के नीचे जो हरे रंग की जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल की संज्ञा देते हैं। देखिए किसी भी पुष्प में इस प्रकार से ये जो छोटे छोटे तंतु आपको दिखाई दे रहे हैं, इन छोटे तंतुओं को हम क्या कहते हैं? पराग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और इन पुंकेसरों के जो अंतिम सिरे होते हैं, इन अंतिम सिरों पर ही क्या आते हैं? परागकण लगते हैं। क्या लगते हैं? परागकण लगते हैं। देखिए ये प्रदर्शित कर रहा है परागकण को, तो यहाँ पर परागकण लगते हैं। और ये जो नलिका जो नीचे तक आ रही है अंडाशय तक, इस नलिका को बोलते हैं पराग नली। क्या कहते हैं इसे? पराग नली कहते हैं। पराग नली सीधे अंडाशय से जुड़ी होती है, जिसकी सहायता से परागकण किस पर? वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। और स्थानांतरित होकर कहाँ पहुंचता है? अंडाशय में पहुंचता है, जहां पर निषेचन क्रिया होती है। और निषेचन के दौरान परागकण और अंड कोशिका में संलयन होता है, जिससे नए बीज का निर्माण होता है और एक नवोद्भिद पादप अर्थात नए पादप का निर्माण होता है। आइए आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर बात करते हैं कि परागकण का स्थानांतरण स्त्री केसर पर कैसे होता है। किस पर? स्त्री केसर पर, या स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर किस प्रकार से परागकणों का स्थानांतरण होता है। देखिए नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं, पुष्प के परागकणों, पुष्प के परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। देखिए पुष्प के परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और ये परागण कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान रखना है कि परागण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो स्वपरागण और दूसरा पर परागण। पर परागण। देखिए एक तो होता है स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण। दोनों की विशेषता क्या है? स्व यानी अपना, स्व यानी अपना, पर यानी दूसरा। अर्थात स्वपरागण का अर्थ है कि एक ही पुष्प का जो परागकण है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि स्थानांतरित होता है, तो इस प्रकार के परागण को स्वपरागण कहते हैं। जबकि एक पुष्प का परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर स्थानांतरित होता है, तो इस प्रकार के परागण को हम पर परागण की संज्ञा देते हैं, अर्थात पर परागण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूं। देखिए एक ही पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। एक ही पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। जबकि किसी अन्य पुष्प के परागकणों
का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए, स्वपरागण तो क्या होता है? एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रकार का परागण पर स्वपरागण कहलाता है। जबकि किसी दूसरे पुष्प का परागकण अन्य पुष्प के परागकण पर के वर्तिकाग्र पर यदि स्थानांतरित होता है तो इस प्रकार के परागण को हम पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आगे आपको दिख रहा है पुष्पी पौधों में बीज का निर्माण कैसे होता है। टॉपिक रहेगा अपना पुष्पी पौधों में बीज निर्माण। देखिए, ये संरचना जो आपको दिख रही है ये एक स्त्री केसर की संरचना है। किसकी संरचना है? ये एक स्त्री केसर की संरचना है। इस संरचना में आपको ये जो उभार वाली संरचना दिख रही है इस प्रकार से, ये जो उभार वाली संरचना है इसे कहते हैं हम अंडाशय। क्या कहते हैं? इसे अंडाशय कहते हैं। जबकि ये जो नलिका आपको दिख रही है, देखिए ये जो नलिका आपको दिख रही है इस नलिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इस नलिका को पराग नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस नलिका को पराग नली कहा जाता है। और इस पराग नली में ये जो बिंदु के रूप में नीचे उतर रहा है इसे कहा जाता है नर युग्मक। क्या कहा जाता है? इसे नर युग्मक। और ये जो संरचना आपको दिख रही है बड़ी सी, इस संरचना को कहते हैं वर्तिकाग्र। ये जो संरचना आपको दिख रही है इस संरचना को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। और इस पर ये जो स्थानांतरण हो रहा है, किसका स्थानांतरण हो रहा है? तो यहाँ पर ये जो संरचना आपको दिख रही है इस संरचना को क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। तो देखिए, किसी वर्तिकाग्र पर यदि परागकण स्थानांतरित होते हैं तो परागकणों से एक नर युग्मक पराग नली के माध्यम से नीचे उतरता है और नीचे उतर के कहां पहुंचता है? अंडाशय में पहुंचता है। और अंडाशय में पहले से क्या स्थित होते हैं? देखिए, अंडाशय में पहले से क्या स्थित होते हैं? ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है? मादा युग्मक। क्या है? ये मादा युग्मक है। ये जो मादा युग्मक है ये अंडाशय में पहले से उपस्थित होते हैं। जब नर युग्मक पराग नली के माध्यम से अंडाशय में प्रवेश करता है तो इनके मध्य कौन सी क्रिया होती है? संलयन क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? संलयन क्रिया होती है। और संलयन के दौरान किसका निर्माण होता है? संलयन के दौरान युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण शुरू होता है। और बीज के निर्माण से कैसी संरचना बनती है? एक कठोर संरचना का निर्माण। एक कठोर संरचना का निर्माण होता है। इस कठोर संरचना के निर्माण से बीज का निर्माण शुरू होता है। और हम देखते हैं कि जब बीज का निर्माण शुरू हो जाता है तो इस अंतराल के दौरान जो बाह्य दल या पंखुड़ी है, दल, पंखुड़ी, बाह्य दल और वर्तिकाग्र वगैरह जो भी है ये सब क्या हो जाते हैं? मुरझाकर झड़ने लग जाते हैं और हमें एक फल के रूप में बीज प्राप्त होता है। आइए आगे हम इसको लिखते हैं। टॉपिक रहेगा अपना पुष्पी पौधों में बीज निर्माण। देखिए, समझा मैंने आपको दिया है, अब इसको हम लिख देते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। देखिए, पुष्पों में निषेचन के पश्चात
निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक कोशिका विभाजन होते हैं तथा भ्रूण विकसित होता है जिससे बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। तथा अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करके परिपक्व होकर फल बन जाता है और पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ी पुंकेसर वर्तिका तथा वर्तिकाग्र मुरझाकर झड़ जाते हैं। देखिए, पुष्पी पौधों में बीज निर्माण कैसे होता है। तो पुष्पों में निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जिससे भ्रूण विकसित होता रहता है और बीजांड में एक कठोर संरचना का निर्माण होता है और वो कठोर संरचना किसमें बदल जाती है, बीज में बदल जाती है तथा अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता रहता है, जिससे किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। और जब फल का निर्माण होता है तो पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ी पुंकेसर स्त्रीकेसर वर्तिका वर्तिकाग्र ये सभी मुरझाकर झड़ जाते हैं और झड़ने से किसका निर्माण होता है, फल का, और वो फल परिपक्व होकर पक जाता है। और जब हम उस फल को काट कर उसमें से बीज निकालते हैं तो बीज को यदि मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में डालने से एक नवोद्भिद पौधा तैयार होता है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। तो आइए, आज हमने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ा है। आज का ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। क्या पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र, अर्थात मानवों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे और मानवों में लैंगिक जनन के दौरान हम अलग अलग तंत्रों में नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम कुछ जनन स्वास्थ्य के बारे में भी जानेंगे। तो अगली क्लास में हम नर जनन तंत्र पर चर्चा करने वाले हैं और मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है इस पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।